राइट। तो ये प्रोडक्ट बनेगा अपने पास। और दूसरा इधर जो प्रोडक्ट बनाएंगे अपन कहेंगे, इधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा, ये C2H5 है और ये C डबल बॉन्ड है, और इधर ऑक्सीजन आया अपने पास और इधर अपन ऐसे बना सकते हैं। दिस इज द प्रोडक्ट व्हाट वी गेट। इधर H था, इधर C2H5 है और इधर अपने पास ये H। अब अगर इन दोनों को चेक करें अपन तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज कभी हो ही नहीं सकते। तो इसमें दोनों CH2 एक ही तरफ है, इसमें एक हाइड्रोजन और एक CH2 है, या फिर इसकी वजह से मिरर इमेज कभी बन ही नहीं पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें जो आइसोमर बने अपने पास, तो यहाँ पर क्या था R आइसोमर, यहाँ पर क्या था S आइसोमर, तो ये जो बनेगा ये RS कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका, इसका R इसका S, और इधर एक S आइसोमर था और एक R आइसोमर था, तो फिर ये S ये R कैसे आ सकता है, ये तो प्योर आइसोमर था, तो मुझे इसको S ही लिखना चाहिए था, क्योंकि अपन ने तो प्योर अल्कोहल लिखा हुआ है। अगर प्योर अल्कोहल लिखोगे आप तो ऑब्वियस ही बात है, प्योर अल्कोहल में अपन कहेंगे ये S होगा तो ये भी S होगा, फिर तो ये RS है और ये SS है, तो ये मिरर इमेज तो हो ही नहीं सकता। अगर ये मिरर इमेज नहीं हो सकते तो ये क्या है, तो अपन कहेंगे ये है डायस्टीरियो आइसोमर्स, ये है डायस्टीरियो आइसोमर्स। अगर ये डायस्टीरियो आइसोमर्स है तो दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर ये दोनों लिक्विड्स हैं, अगर ये दोनों लिक्विड्स हैं तो मैं इसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लूंगा, और अगर ये दोनों सॉलिड है तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेट कर लूंगा। मतलब मैं इन दोनों को सेपरेट कर सकता हूं अलग अलग वेसल में। तो इसको अपन वेसल 1 में लेके चलते हैं आफ्टर सेपरेशन। सो इन वेसल 1 आई हैव RS कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसको लेके चला गया, और वेसल 2 में इसको लेके आ जाता है, और वेसल 2 में S और S था। यहां तक दोनों एक ही वेसल में थे, क्योंकि हमने एक ही वेसल में ये जो प्रेजेंट था इसमें प्योर अल्कोहल ऐड कर दिया, तो मुझे एस्टर मिल गए। बोथ द एस्टर्स आर डायस्टीरियो आइसोमर्स, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, और दोनों में दो कार्बन सेंटर है। तो फिर वेसल 1 में RS होगा, वेसल 2 में SS होगा। अब मुझे बस ये R इस S से सेपरेट करना है, ये R इस S से सेपरेट करना है। क्या करें, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दो और एक्सेस ऑफ वाटर डाल दो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर डाल दो एक्सेस में। तो अपन क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ, वाटर एक्सेस में मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। अब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, एसिड में तो अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और जो अल्कोहल होगा, हम अल्कोहल इस तरीके से ऐड करेंगे कि उसको बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है इससे, या तो हम इस एसिड को प्रेसिपिटेट बना लें, अपने पास चॉइस होगा, एक अल्कोहल अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया और एक अल्कोहल आ गया। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है तो वेपराइज कर लो, वी गेट प्योर R। सिमिलरली इसमें भी यही होगा, दोनों दूसरे वेसल में है, COH है, ये प्योर S, और अल्कोहल को हटा लेगा, या तो इसको वेपराइज कर लो। अगर हम इसको वेपराइज नहीं करते तो अपन इसको दूसरे ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट करके भी हटा सकते हैं, मतलब ये रिमूवल बहुत इजी होगा। हम इसका मॉलिक्यूलर मास कम ले लेंगे, हमें पता है कौन सा आइसोमर है, तो उसके हिसाब से अपन इसको चेक कर सकते हैं। हो गया सेपरेट, क्योंकि इन दोनों को सेपरेट करना तो बड़ा इजी है, डिस्टिलेशन से ये बहुत इजीली निकल जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा होगा, ये डाइमर जैसे एग्जिस्ट करता है, ये तो मोनोमर जैसे है, और ब्यूटेनॉल के बाद तो बॉइलिंग पॉइंट ड्रास्टिकली डिक्रीज होता है, तो अपन कहेंगे इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका काफी ज्यादा होगा, वो इजीली सेपरेट कर सकता है। अब हमारे पास अलग अलग वेसल में प्योर R आ गया और प्योर S आ गया, that is this method is called respiration। अपन को हर बार क्या मिलेगा, एक R और S का मिक्सचर होगा, हम प्योर R या मतलब अपन क्या करेंगे, इसको एक रेसमिक मिक्सचर है, इसको प्योर R या प्योर S से रिएक्ट करवाएंगे,
अपने पास डायस्टीरियोइसोमर बनेंगे, डायस्टीरियोइसोमर को सेपरेट कर लेंगे, है ना, दीज आर सेपरेटेड, और फिर डिफरेंट वेसल में अपन इनको डिपेंडिंग ऑन की, हो सकता है मैंने इसको अमाइड लिया या एसिड क्लोराइड ले लिया, डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड अपन रिएक्शन करवा के बता सकते हैं। 90% केस में अपन को एसिड एल्कोहल का इक्वेशन होगा, कभी कभार शायद वो अमाइड को चेंज करता है या इसको अमाइंस बना ले न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफाइल जैसे, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। अब अपन को क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ये देखते हैं, इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे वो पूछेंगे, वो देख लेते हैं। अगर मैं किसी रेसमिक मिक्सचर को रिएक्ट करूंगा प्योर आइसोमर के साथ, तो मुझे 2 आइसोमर मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि अपन को ऐसे गिवन है और पूछेंगे कि बताओ कितने आइसोमर बनेंगे। तो छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन इसमें कि भाई किस टाइप से अपन को क्वेश्चन पूछेंगे, वो देख लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूँ क्वेश्चन बनाने के लिए, सर एक सेकंड क्वेश्चन ही पेज पर है, वो कंपैरिजन भी कर पाओ आप कि भाई किस टाइप से कंपैरिजन अपन कर पाए। सर एक मिनट लिखने का। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। तुम्हारी आवाज आनी चाहिए आपके, एक मिनट रुकिए। थैंक्स। सुने क्या आनी चाहिए तुम्हारी आवाज मुझे, मैंने म्यूट तो किया, नहीं होगा, नहीं म्यूट भी नहीं है तुमने, आवाज तो नहीं आ रही। मेरी आवाज तो आ रही है ना तुम लोग? हाँ सर ठीक है, आ रही है। चलो ठीक है, अभी तुम्हारी आवाज भी आ रही है मुझे। चल दूसरा अपन एग्जांपल लिखते हैं भाई किस टाइप से अपन देखते हैं अपन, है? अब अगर अपन एग्जांपल की बात करें ना कैसे अपन को एग्जांपल लिखना है, तो विल राइट लाइक दिस। एक एग्जांपल तो होगा कि मेरे पास मतलब मैं अमाइड से भी ले सकता हूँ, एस्टर से भी ले सकता हूँ, आप जो भी रिएक्शन है उसके हिसाब से। मान लो मुझे ऐसे गिवन है और मुझे ऐसे बताया गया कि मैंने इसको ना प्लस माइनस ले लिया और या ये भी नहीं लिखा था प्लस माइनस, और इसको यहां पर लेके लिखा था, ये टू वे ड्रा हो गया। तो उससे मैं मुझसे पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन यहां पर लिखा था इसमें प्योर आर। तो मैं कहूंगा ये तो कुछ भी आपने भाई इसमें तो कायरल सेंटर नहीं था, कायरल सेंटर होना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये कायरल सेंटर दिख रहा था अपन को, अब इनको पता था ये आर ऐसा, दोनों ही हो सकता है। तो अपन कहेंगे भाई हाउ मेनी प्रोडक्ट्स में 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं। 2 प्रोडक्ट कौन कौन से, एक आर आर बनेगा, एक एस आर बनेगा।
both can be separated by fractional distillation. दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास ऐसे दूसरे क्वेश्चन में मेरे पास ऐसे और यहां पर मुझे ऐसे करना है। और इसमें लिखा था ये प्योर आर है, तो अपन कहेंगे ओनली वन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, विल फॉर्म। वो क्यों? क्योंकि देखो आपने यहां पर क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बना के दिखाया, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। ऊपर वाले में आपने बना के नहीं दिखाया था, ऊपर वाले में आपने ऐसे क्रॉस वाला स्ट्रक्चर भी नहीं है, वेजडस भी नहीं है, तो फिर मैं इसको प्योर आर ही अज्यूम करूंगा। मैं ऐसे नहीं बोल सकता ये रेसमिक मिक्सचर है, क्योंकि जब भी आप क्रॉस वाला स्ट्रक्चर बनाओगे तो अंडरस्टूड है कि मुझे उसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स गिवन है। इसमें आपने प्योर आर लिख दिया, तो इसमें एक ही आइसोमर बनेगा इन दोनों के रिएक्शन से एक। अब ये रेसमिक मिक्सचर कैसे अज्यूम कर लूंगा? या तो आप आर को हटाओ और प्लस माइनस लिख दो, तो मैं रेसमिक मिक्सचर अज्यूम कर लूंगा। या आपको लिखना पड़ेगा कि ये रेसमिक मिक्सचर है, तो अज्यूम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो अपन कहेंगे अगर मुझे ऐसे गिवन है तो और इसमें मुझसे पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, मेनी प्रोडक्ट इज पॉसिबल, इज पॉसिबल। तो अपना आंसर होगा 4। इधर 1 था क्योंकि आपने इधर ऐसे दे रखा था, एक C2H5 है और एक COH है, और इसका R आइसोमर बना देंगे, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो अपन ऐसे बना देंगे। COH हो गया तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3। इसमें मैंने RR बनाया था बस। इधर ऐसे क्यों 4 क्यों? तो अपन कहेंगे देखो, ना तो आपने इसमें बताया, इसमें भी कायरल सेंटर है और इसमें भी कायरल सेंटर है, पीएच है ये है। तो अपन कहेंगे देखो, आपने ना तो इसमें बताया है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, ना इसमें बताया, तो पहले मैं क्या अज्यूम करूंगा, इसका तो RS कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका R अगर हुआ तो ये बनाएगा RR और SR, और अगर ये S हुआ तो फिर एक और बनेगा RS और विल राइट दैट RR SS, एक और बनेगा। तो अपन बनाएंगे इसमें एक बार इसका R, इसका S हो गया, ऐसे बना लेता हूं तो और भी अच्छा रहेगा अपने लिए, और SS थोड़ा सिमेट्री रखेंगे अपन ऐसे। तो 4 आइसोमर पॉसिबल है इसमें। अब अपन से पूछा कि इनमें से कितने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाओगे, तो फिर अगर ऐसा दिया तो फिर अच्छा क्वेश्चन वही होगा अपने लिए। तो ठीक है, अब मैं ऐसे करूंगा कि इसको प्योर रखता हूं, इसको RS ले लेता हूं, तो अपन को पता है फिर 2 प्रोडक्ट बनेंगे जैसे इसमें बनाया। भाई अल्कोहल को इधर लिख दो RS और इसको इधर लिख दो एक प्योर, हमारे लिए तो एस्टर ही बनेगा। अब इसमें अपन को चेक करना पड़ेगा कि यार ये कहीं मिरर इमेज तो नहीं है, ये दोनों मिरर इमेज तो नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा आपको, तो फिर बनाना पड़ेगा। पहले अपन ये चेक कर ले, ये दोनों बना लेते हैं, अगर ये दोनों मिरर इमेज होंगे तो ये दोनों भी मिरर इमेज होंगे, तो मैं RS बना लेता हूँ, ये C डबल बॉन्ड होगा, ये RR बना लेता हूँ पहले, है ना, तो अपन ऐसे बना देते हैं RR। तो ये हो गया अपने पास 1 2 3 4, इधर भी बना लेता हूँ, इधर क्या हो जाएगा अपने पास PH, इधर PH आएगा, इधर H आएगा,
अपने पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ये भी 1 2 3 4 है। अब अपन कहते हैं कि सर इधर ना, अब आपको पता तो था जब कि ये डिफरेंट ग्रुप है, तो मिरर इमेज बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, मिरर इमेज बनने का तो सवाल ही नहीं उठता, है ना, मिरर इमेज तो बनेगा ही नहीं। इसलिए मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से चारों को सेपरेट कर पाऊंगा। अरे भाई, इस पे जो ग्रुप अटैच्ड है उनमें से एक भी ग्रुप अगर डिफरेंट है तो मिरर इमेज बन ही सकता। वैसे भी वो ऑप्टिकली एक्टिव है, मेसो कंपाउंड बन ही नहीं सकता, इधर सी डबल बॉन्ड हो, इधर हुआ है। अब अपन क्या करेंगे, अगर मान लो सर ऐसे हुआ तो अब अपन, एक तो वो था, अब दूसरा इधर देख लेते हैं। CH3 है सर मेरे पास, मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये C2H5 है, ये H है। अब इधर C डबल बॉन्ड हो गया, इधर OH हो गया। अपन कहेंगे नहीं नहीं, आप इधर बनाओ C डबल बॉन्ड, बना दिया, उधर बना दिया, इधर H बनाता हूँ, इधर CH3, इधर PH। मैंने उसका मिरर इमेज बनाया, पता, ऊपर वाले का, ऊपर वाले का मिरर इमेज बनाया मैंने। अब अपन कहेंगे इसका मिरर इमेज बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये R और R है तो ये S और S है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है क्या? देख लो, मिरर इमेज अगर है तो एरेंचियोमर्स है। तो अपन कहेंगे इसमें ये R और ये S और ये R और ये S, ये तो मिरर इमेज बन रहा है यार, ये RR है, ये SS है, और ये दोनों आपस में मिरर इमेज। तो इसमें मीजो कंपाउंड तो नहीं बन सकता था, प्लेनो सो ऑप्टिकली एक्टिव तो चारों है, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि वहां प्लेनो पॉसिबल नहीं है। एक भी डिफरेंट होगा तो प्लेनो पॉसिबल नहीं, एक भी अगर ऐसे ग्रुप डिफरेंट है तो अपन क्या करें, ये तो मिरर इमेज बन रहे हैं, अगर ये बन रहे हैं तो ये भी बन रहे हैं, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दो ही सेपरेट कर पाऊंगा, सिंस RR and SS are mirror images. RS are mirror images. So only two fraction we get on fractional distillation. So on fractional distillation we get only two fractions. So on fractional distillation we get only two fractions. प्रोडक्ट तो चार बने, लेकिन मैं इनको सेपरेट नहीं कर सकता। सेपरेट कैसे करोगे, कोई फिजिकल मेथड है सेपरेट करने के लिए? तो अगर इनको भी सेपरेट करना तो दूसरा रेजोल्यूशन करो, इनको पहले प्योर अलग अलग बना के, जैसे अलग अलग होंगे तो अपन बाद में वापस अलग अलग वेसल में बना सकते हैं। तो एक बार ये अपन को कुछ भी नहीं गिवन है, कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड नहीं किया, ये प्योर है तो दो अज्यूम करके बनाऊंगा। अगर इसका भी प्योर है, ये भी प्योर है, तो ये वेजडेस में भी हो सकता है, ऐसे बनाने की जगह वेजडेस भी हो सकता है। कभी कभी वो अपन से ऐसे पूछ लेंगे, भाई मेरे पास ऐसे गिवन है, और इसको रिएक्ट किया मैंने ऐसे अमाइंस के साथ। तो ये भी फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है। तो फिर जो अमाइड बनेगा, only one amide will be formed, एक ही अमाइड बनेगा, और वो इसके कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट कर लेंगे, बस वही बनेगा। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करना मतलब ये फिक्स होगा, तो RS अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि अपन को हाइड्रोजन को यहाँ लेके जाना होगा। 1 2 3 एस आ रहा है, इधर से ये 1 2 3
आर आ रहा है तो एस आर बनेगा। अब वैसे नहीं करना मेरे जैसे, मतलब एकदम डायरेक्टली, अब तो ऐसे कर लेना। अपन को पता है हाइड्रोजन आप यहाँ ले जाओगे, फिर बाद में एक बार और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे, विल गेट द प्रोडक्ट। उस टाइप से ही करना जैसे मैंने आपको बताया था, इवन नंबर ऑफ चेंज वाला। तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि आपने दोनों का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स दिया ना। अब मैं चेंज थोड़ी कर सकता हूँ, ये दे दिया मतलब प्योर है। ये प्योर अपने लिए हो गया था 1 2 3 आर, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूंगा तो हाइड्रोजन इधर, तो पीएच को इधर कर लेता हूँ, CH3 इधर कर देता हूँ। सो 1 2 3 एस जैसे मैंने कहा था, तो एस आर बनेगा। ये प्योर बस, ये लो। तो लाइक दैट वी गेट द, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो इस टाइप से आता है या फिर इस टाइप से आता है। वैसे इस टाइप से आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। कोई कॉन्फ़िगरेशन फिक्स मत रखो, इसको प्योर दे दो, तो उस टाइप से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। So this is about that configuration reactions. सर अब वो नीचे, प्योर आर सर वो प्योर आर में कायरल सेंटर क्यों नहीं है? कहाँ पर? ये फर्स्ट वाले में, कायरल सेंटर तो उसके साइड वाले में। है ना, ये कायरल सेंटर। ओके। और ये प्योर है, ये नहीं लिखा होता तो अपन आरएस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते ना उसको। भाई जब तक क्रॉस वाला स्ट्रक्चर या वेजडस नहीं बना होगा तब तक मैं फिक्स कॉन्फ़िगरेशन अज्यूम नहीं करने वाला। अब ऐसे लिखूं, इसको लिख दो प्योर एस, हमें क्या फर्क पड़ता है, फिर मैं ऐसी अज्यूम करूंगा, है ना। मतलब यहां पर अगर इन दोनों को हटा दो तो अपन क्या समझे इसको, कुछ भी नहीं। आप इसको हटा दो, मैं इसको आर एस समझूंगा, दोनों अपन एक समझ ही नहीं सकते। वो तो लिखा था प्योर आर, इसलिए अपन ने प्योर आर अज्यूम किया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चले। और कोई डाउट है तो भाई पूछ लो। क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा मिलेगा। अब सर आप पीडीएफ भेजोगे ना? क्या हुआ? आप इसका पीडीएफ भेजोगे ना सर? भेज देंगे यार, मैं रख के क्या करूंगा बताओ, तुम लोग बोलोगे तो भेज देंगे, है ना। मैं रख के क्या करूंगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे। मैं पीडीएफ भेज दूंगा। चल फिर दूसरा लगता है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी in compounds which do not have chiral center. तो उनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं जिनमें chiral center नहीं होता, but they have chiral axis. Chiral axis. एग्जाम्पल, तो अपन कहेंगे भाई उसमें एलीन्स, बाइफिनेल्स एंड स्पाइरेट्स, ये अपन को बताना होता है। तो
देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी में आप कितना भी बढ़ा लो, हमें ये पता है कंपाउंड में ये नहीं होना चाहिए बस, उसके अलावा हमें कुछ नहीं आता। बाकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं एनेंटियोमर और डायस्टेरियोइसोमर के, वो तो आप अभी भी बताते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट किसमें और किसमें सेम है। और हमें एक नंबर कैलकुलेट करना चाहिए कि कितने आइसोमर बनेंगे, बस यही होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो उसके अलावा स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपने कुछ बताया, मतलब मैंने कुछ ऐसे कुछ बड़ी चीज नहीं बताई आपको, मैंने तो एक छोटी सी चीज बताई, भैया पास कॉस नहीं होना चाहिए, तो कंपाउंड ऑप्टिकली थोड़ा बहुत क्वेश्चन हो गया इधर उधर, वो अल्फा ऑब्जॉर्ब्ड अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन वो सब ठीक है, उतना तुम लोग आराम से कर सकते हो। अब इनकी बात करते हैं, पहले अपन बाइफिनाइल्स को करते हैं, क्योंकि एलिन्स और स्पाइरिन एक जैसे ही है, पहले अपन बाइफिनाइल्स को करते हैं। अब बाइफिनाइल का मतलब है कि भाई दो फिनाइल लेना, अपन ऐसे बनाते हैं। तो एक बेंजीन ऐसे बना देता हूं, एक बेंजीन ऐसे बना देता हूं, दोनों के डबल बॉन्ड एक साथ कॉन्जुगेशन में दोनों के। अच्छा बताओ बाइफिनाइल, अच्छा ऐसे होता है तो वो कहता है, मतलब ऐसे अगर होते ना तो इसको अपन कहते हैं बाइफिनाइलिन, बाइफिनाइलिन, है ना। तो बाइफिनाइल और बाइफिनाइलिन में ये डिफरेंस है बस। अब ये बाइफिनाइल प्लेनर होना चाहिए या नॉन प्लेनर होना चाहिए, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये वाला रिंग एरोमेटिक स्टेबलाइज, ये वाला रिंग एरोमेटिक स्टेबलाइज, इसलिए इधर डबल बॉन्ड जाने के चांसेस कम होंगे, लेकिन कॉन्जुगेशन में तो है। तो क्या बताएं, बाइफिनाइल इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, तो मैं कहूंगा नियरली प्लेनर मॉलिक्यूल। तो नियरली क्या होता है, प्लेनर में ले या नॉन प्लेनर में ले, तो नॉन प्लेनर। बहुत ज्यादा, अब नियरली प्लेनर में इसलिए बोल रहा था कि बहुत ज्यादा नॉन प्लेन में नहीं जाता, लेकिन इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, मतलब ये रिंग दोनों एक ही प्लेन में ही नहीं होती, एग्जैक्टली ऐसी नहीं होगी, एक रिंग थोड़ा सा टिल्टेड होगा, कोई भी एक रिंग थोड़ा सा टिल्टेड होगा, है ना, थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो अपन को पूछा कि भाई प्लेनर है कि नहीं, पहले ये बताओ, तो अपन नहीं है, ठीक है। अब अगर इनमें अपन ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, तो उनमें तो वंडरवॉल रिपल्शन होगा, तो वंडरवॉल रिपल्शन की वजह से ये दोनों ही रिंग एक दूसरे से 90 डिग्री के आसपास आ जाते हैं, मतलब ऑर्थो पहले तो थोड़ा ही टिल्टेड था, अपन ने ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन कर दिया, अब वो ऐसे हो, ऐसे ये इसका ये प्लेन हो गया, इसका ये प्लेन हो गया, इस प्लेन से हो जाते हैं। सो ऑन ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, the two rings on ortho substitution, the two rings becomes 90 degree to each other due to one double repulsion। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, उतना अपन को आता है, मतलब कि भाई वन डबल रिपल्शन होगा तभी तो वन डबल रिपल्शन। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वन डबल रिपल्शन की वजह से ये ऐसे हो गए, ये वाला रिंग अपन ऐसे ले लेते हैं और इस वाले रिंग को ऐसे ले लेते हैं, तो मैं इसको परपेंडिकुलर बना,
तो ये वाला रिंग अपन ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया है ना। तो इस वाले रिंग को अपन ऐसे बना देते हैं। तो वन रोल रिपल्शन में अपन कहेंगे देखो भाई, अब यहाँ ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन करो। अब ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, सपोज अपने पास यहाँ Cl है या F है या CH3 है और यहाँ Br है, तो अपन कहेंगे ये Br तो ऐसे हो जाएगा और CH3 ऐसे हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो अपने पास मिला क्या, तो अपन कहेंगे हमको ना ऐसे देखो, इधर Cl है, इधर F है और तुम्हारी तरफ इधर ये ऐसे है दोनों, Br अंदर की तरफ है तुम्हारी तरफ और CH3 बाहर की तरफ। अगर अपन इन चारों कॉर्नर को जोड़ दें तो एक टेट्राहेड्रॉन जैसे बनेगा। अगर चार देख, इन तीनों से ट्रायंगल बना देता है, ये और तीनों को उधर जोड़ देता है। अब अपन क्या कहेंगे, देख लाइट का प्लेन या तो ऐसे हो सकता है या तो लाइट का प्लेन इन दोनों के प्लेन में हो सकता है, या फिर लाइट का प्लेन ऐसे हो सकता है। मतलब लाइट का प्लेन कभी ऐसे नहीं होगा, ऐसे उससे फायदा ही नहीं होगा क्योंकि फिर चारों ग्रुप दिखेंगे अपन को। सो लाइट के प्लेन में अब अपन क्या करते हैं कि जो लाइट का प्लेन है ना, अगर कोई ग्रुप लाइट के प्लेन में लाई करेंगे, मान लो लाइट का प्लेन ऐसे है, ये वाला ऐसे प्लेन है लाइट का, तो फिर ये दोनों ग्रुप को गायब कर दो। आप अज्यूम कर लो कि वो ग्रुप हमें दिखते ही नहीं जो जिस प्लेन में लाइट है। जो ग्रुप लाइट के प्लेन में लाई करेंगे वो नहीं दिखते अपन को। अगर वो नहीं दिखेंगे अपन को, जो ग्रुप लाइट के प्लेन में है, तो फिर ये वाला और ये वाला पार्ट डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि तभी मैं कहूंगा ना कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब वो ये हो गया कि ये वाला जो, अगर लाइट का प्लेन में ये वाला रिंग है तो वो परपेंडिकुलर होगा इस रिंग से, लाइट का प्लेन, तो फिर ये और ये डिफरेंट दिखना चाहिए। और लाइट का प्लेन अगर इस रिंग से परपेंडिकुलर है तो फिर ये और ये डिफरेंट दिखना चाहिए। तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फिर उसमें कॉस नहीं है ना, कॉस हो नहीं सकता। तो अपन कहेंगे फिर इसमें कॉस नहीं आएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अपन कहेंगे ये तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन क्यों, क्योंकि इसमें देयर इज नो कॉस। अपन इसका मिरर इमेज भी बना सकते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें और नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज हो जाएगा। अब इसका मैं पूरा मतलब ऐसे बनाऊं फिर से, तो अपन कहेंगे भाई नहीं, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बताओ। हाँ, तो वो तो बनेगा ही बनेगा यार, नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कैसे बनाते हैं नॉन सुपरइम्पोजेबल। इधर Br हो गया, इधर अपने पास CH3 हो गया, और इधर अपन कहेंगे ऐसे। अब अगर अपन नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएंगे तो अपन कहेंगे देखो, इस मॉलिक्यूल को उठा के अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये वाला रिंग इसके ऊपर आएगा और ये वाला रिंग इसके ऊपर आएगा। सुपर इम्पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, आप चाहे कुछ भी कर लो। ना तो सुपर इम्पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये वाला रिंग इसके ऊपर आएगा और ये वाला रिंग इसके ऊपर आएगा, तो वो कैसे सुपर इम्पोज होंगे। तो फिर ये मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर तो है नहीं, ऐसा कोई भी कार्बन एटम नहीं है जिससे चार डिफरेंट ग्रुप हटा जाए। देयर इज नो कायरल सेंटर। तो फिर तब भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कायरल एक्सेस। ऑप्टिकली एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल एक्सेस। अब ये कायरल एक्सेस क्या है, तो अपन कहेंगे जो एक्सेस होता है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड कायरल एक्सेस। इनको कहते हैं अपन कायरल एक्सेस। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना डिस्टेंस ये भी होगा, क्योंकि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। दीज आर कॉल्ड कायरल एक्सेस। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको कहते हैं कायरल एक्सेस। इससे बना सकते हैं ये, या इससे बना सकते हैं, मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको अपन कहते हैं कायरल एक्सेस।
Molecule is optically active. The reason is there is no plane of symmetry. और सेंटर ऑफ सिमेट्री अपन ने पढ़ा था. सेंटर ऑफ सिमेट्री तो अपन मोस्टली किसमें, जो रिंग्स वाले कंपाउंड होते हैं ना, कि सेंटर से ऊपर की तरफ और बॉटम में अपोजिट एंड में एक्सटेंड करो, जनरली उन्हीं में होते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्रीज. बाकी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो देखने की जरूरत भी नहीं होती. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि रिपल्शन की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन हुआ, तो उस रिपल्शन की वजह से रिंग डिफरेंट प्लेन में चले गए, डिफरेंट प्लेन में जाएंगे तो कायरल एक्सिस बनेंगे. ठीक है, चलो सर एग्जांपल देखते हैं. अब देख भाई, मैं पहले ये बता देता हूं कि किस टाइम पे ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. बाकी केसेस में ऑप्टिकली एक्टिव है. सो अपन पॉइंट ये लिख लो कि सर बता दो कि इस केस में ऑप्टिकली इनएक्टिव कब बताना है. सो केस व्हेन बाइफिनाइल्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. तो बाइफिनाइल्स कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे? तो ऐसे केस जिसमें बाइफिनाइल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे वो देखते हैं. तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, जब दो रिंग्स है ना और वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, तो अपन को पता है दे आर इन अ डिफरेंट प्लेन, मतलब अब बार बार वेजनेस बनाने की जरूरत नहीं है. अगर एक ही रिंग के पास सेम ग्रुप आ गया तो इट विल हैव पॉस. अब आप इस पे आप डिफरेंट रखो तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ता. रीजन, क्योंकि इस रिंग में अगर इस रिंग के प्लेन से लाइट पास किया तो वो इससे परपेंडिकुलर होगा और ऊपर भी सीएल दिखेगा और नीचे भी सीएल दिखेगा. मतलब एक ही रिंग के पास दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए. राइट, have pause if the same ring has same group is present on one ring. If same group is present on one ring, so one ring पे अगर ये same group present है तो फिर उस टाइम वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ड्यू टू फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है. दूसरा अपन कहेंगे कि भाई ऐसे हो जाए कि आप यहां पर ऐसे लिखो, यहाँ पर आपने CH3 लिखा, यहाँ आपने Cl लिखा, यहाँ पर आपने Br लिखा, यहाँ आपने I लिखा. तो फिर इसका ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बिकॉज हाइड्रोजन डजंट शो द वन टू वन रिपल्शन. हाइड्रोजन में वन टू वन रिपल्शन नहीं होता. तो दिस इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल. आई एम नॉट टेलिंग इट हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री. प्लेनर मॉलिक्यूल. अब प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो मैं ऐसे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बता रहा कि पूरा मॉलिक्यूल ही एक ही प्लेन में प्रेजेंट है. सो वी कैन से दैट इट हैज अ पॉज. अब प्लेनर मॉलिक्यूल है तो पास तो हो गई. पूरा मॉलिक्यूल ही एक ही प्लेन में, मतलब लाइट का प्लेन अगर इसी मॉलिक्यूल के प्लेन से पास कर दो कुछ भी नहीं दिखेगा, ऊपर भी कुछ नहीं दिखेगा, नीचे भी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके सारे एटम ही एक ही प्लेन में प्रेजेंट है. ठीक है, यही दोनों कंडीशन होगा जिसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. अब कभी कभी वो अपन से ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे बनो, इसमें Cl अटैच्ड है, इसमें Br अटैच्ड है, F अटैच्ड है, I अटैच्ड है, इसमें CH3 अटैच्ड है, इधर भी CH3, इधर भी अपन कहेंगे CH3 है, और इधर अपन ने सपोज करते हैं कोई दूसरा ग्रुप ले लेता है अपन, OCH3 भी लेता, NO2 OCH3 कुछ भी ले लेता. अब अपन से कहेंगे कि यार ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो फिर अपन को चेक करना पड़ेगा. अपन कहेंगे ये रिंग ऐसे है,
अपन को ग्रुप देख लेना चाहिए कैसे बने हुए हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन तो काफी आ जाते हैं। आप इस टाइप को भी देख लेते हैं भाई क्या है। अगर ये ऐसे है मेरे पास, अगर ये ऐसे है मेरे पास, तो ये पूरा का पूरा रिंग एक ही प्लेन में है, ये पूरा का पूरा रिंग एक ही प्लेन में है और इससे परपेंडिकुलर है, ये पूरा का पूरा रिंग इससे परपेंडिकुलर है और एक ही प्लेन में है, और ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में है। ये दोनों रिंग एक ही प्लेन में है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है क्या? तो अपन कहेंगे देखो सर ऐसे करते हैं अपन, अगर इस रिंग के प्लेन से मैं पास करूंगा लाइट, तो इधर CH3, इधर CH3, इधर CH3, लेकिन इधर वो CH3 है। और अगर इन दोनों के प्लेन से लाइट पास करूंगा तो ये तो अलग अलग है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अपन कहेंगे सर इतना सोचने की क्या जरूरत थी, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है। भाई एक बार इससे चेक कर लो, तो मेरे पास ऑप्टिकली इनएक्टिविटी आ रही है इन दोनों से, क्योंकि इस पे सेम ग्रुप हटा है, लेकिन मॉलिक्यूल यहां से तो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये दोनों पार्ट और ये दोनों पार्ट सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूल पूरा अनसिमेट्रिकल है। भाई हम तो ये दो, इस वाले को कहते हैं कि भाई इससे कोई ग्रुप हटा जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है इसमें, पैरा पोजीशन पे कुछ हटा जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम तो बाइफिनाइल दो रिंग को चेक कर लेते हैं, बाइफिनाइल ये दो इन दोनों को चेक करता, इस पे अलग अलग ग्रुप, इस पे अलग अलग ग्रुप, हो गया मेरे लिए बाइफिनाइल, इधर से ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव तो मैं बता ही देता, उतना सब सोचने की जरूरत नहीं थी जो आप बता रहे थे, ये देखो वो देखो, ये रिंग प्लेन वो रिंग प्लेन, हमें कोई मतलब नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है ये। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से मैं सिर्फ इन दोनों रिंग को कंसिडर कर लूंगा। भाई अगर इन दोनों रिंग में मुझे अनसिमेट्री मिलेगी तो पूरा मॉलिक्यूल में अनसिमेट्री मिलने मिल रही है, क्योंकि आप कहीं से भी चेक करोगे भाई यहाँ अनसिमेट्री तो रहेगी रहेगी, क्योंकि ये दोनों ही रिंग आपस में परपेंडिकुलर है, तो मेरा मॉलिक्यूल तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही जाता है। मैंने आपको सिर्फ बताया है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो फिर कहते हैं सर अगर ये भी CH3 होता, अगर ये वाला ग्रुप भी CH3 बना दो आप, तो मैं अपना आंसर चेंज कर दूंगा, क्योंकि ये चारों एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, और अगर ये लाइट का प्लेन इस बेंजीन रिंग का प्लेन हुआ, तो फिर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो अपन इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव बता सकते हैं। लेकिन पहले आपने OCH3 दिया था, CH3 नहीं दिया, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सिमेट्रिक हो जाएगा ना। ये पूरा रिंग तो अगर लाइट का प्लेन इस रिंग का प्लेन हुआ, तो ये चारों ही उसी में होंगे लाइट के प्लेन में, और ये वाला रिंग, तो फिर ये तो सिमेट्रिक, क्योंकि ये दोनों रिंग आपस में एक ही प्लेन में है ना, सो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो मैं क्या करूं फिर, इसको ही लिख के रखते हैं, पिछले वाले को लिख के रखते हैं, क्योंकि पिछले वाले में तुमने पूरा लिख लिया होगा, और पूरा लिखा होगा तो फिर मतलब उसको ऑप्टिकली एक्टिवेटेड देता है। मैं इसको OCH3 लिख रहा हूँ, है ये अपन ने OCH3 लिखा, क्योंकि इधर ना ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखा था, इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव लिखे ना अपन ने, तो मैंने कहा चलो 3 रिंग वाला भी बता देते हैं। तो ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है जो मैंने बताया था, इधर से अनसिमेट्री है इसलिए मैंने ऑप्टिकली एक्टिव बताया है, ताकि वो गड़बड़ ना हो। ये OCH3 ठीक है, मतलब इसमें ये इसके साथ इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं बता देना, मेरा मतलब ये, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट बाइफिनाइल्स। अब अपन बाइफिनाइल में कुछ और देख लेते हैं।
अब अगर कुछ और है बाइफिनाइल में तो वो भी देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं। हाँ सर। चलो ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। फाइंड आउट ऑप्टिकल एक्टिविटी। एक्टिविटी इन बाइफिनाइल्स। तो मेरे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं। इनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे? तो अपन कहेंगे देखो इधर, मतलब ये दोनों तो डिफरेंट है ही, और इधर जो अटैच्ड है उधर ये भी डिफरेंट है ना? वो दोनों तो डिफरेंट है ही, और ये भी डिफरेंट था। इधर हाइड्रोजन है, इधर OH, तो डिफरेंट तो है ऑप्टिकली एक्टिव। इसकी बात करते हैं अपन। इसमें या तो लाइट के प्लेन में ये दोनों जा सकते हैं, तो ये दोनों डिफरेंट है, और लाइट के प्लेन में अगर ये दोनों गए तो ये दोनों डिफरेंट है। एक ही रिंग पे दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव हो ही जाता है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये दोनों तो रिंग आपस में परपेंडिकुलर है ना, मतलब ये दोनों ग्रुप 90 डिग्री पे है, ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। इसमें ये और ये डिफरेंट है, प्रॉब्लम आ रही है। ये जो ग्रुप है ना, इट इज शोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड वी नो दैट strength of hydrogen bond is greater than strength of van der Waals forces. van der Waals forces अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और van der Waals फोर्सेस है तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफरेंस दूंगा, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रिंग आप ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दोनों रिंग को डिफरेंट प्लेन में नहीं आना देगा, क्योंकि वेटेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ज्यादा है van der Waals रिपल्शन से। भाई ये दोनों रिंग आउट ऑफ प्लेन क्यों जा रहे थे? van der Waals रिपल्शन की वजह से। हाँ, तो इधर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जितनी एनर्जी लिबरेट होती है van der Waals रिपल्शन से, उससे कम एनर्जी इंक्रीज होती है। वही तो लिखा आपने यहाँ पर, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेनरिटी।
इसमें प्लेनरिटी है H बॉन्डिंग की वजह से, सो इट हैज H बॉन्डिंग। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और एक ही रिंग पे अगर दोनों डिफरेंट प्रेजेंट है, इधर भी और इधर भी, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही होगा। अगर एक ही रिंग पे डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड है और दूसरे रिंग पे अगर वही अटैच्ड है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि लाइट के प्लेन में या तो ये दोनों जाएंगे या फिर ये दोनों जाएंगे। अब अपन एलिन्स की बात करते हैं। एलिन्स आर क्यूमुलेटिव एल्कीन्स, है ना, डबल बॉन्ड ऐसे बने हुए, दे आर कॉल्ड एलिन्स, दीस आर कॉल्ड एलिन्स। डबल बॉन्ड ऐसे क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स होंगे, दे आर कॉल्ड एलिन्स। अपन को एक बात अच्छे से पता है कि अगर मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका पाई बॉन्ड हमेशा इनसे जो एटम अटैच होते हैं उनसे परपेंडिकुलर होता है। इसका पाई बॉन्ड हमेशा इन एटम से परपेंडिकुलर होता है, मतलब इसके बीच में जो पाई बॉन्ड है अगर px से बना हुआ है तो ये वाले एटम जो है ना py प्लेन में होंगे, ये अपन को पता है। ये जो एटम होंगे ना ये py प्लेन में होंगे। सो व्हाट आई मीन कि ये दोनों जो भी कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड होगा वो डिफरेंट प्लेन में होगा हमेशा as compared to this group attached to that carbon atom। अब अपन को एक बात अच्छे से पता है कि अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ऐसे बॉन्ड बनाता हूं, तो ये बीच वाला पाई बॉन्ड, मतलब यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं ये z एक्सिस से बनते हैं। तभी तो अपन हमेशा z एक्सिस को बिल्कुल सेपरेटली बिहेव करते हैं। अपन लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अपन सिग्मा 2pz, क्योंकि सिग्मा बनाएगा z एक्सिस। तो इसका अगर मान लो इस कार्बन का z एक्सिस बनेगा तो ऐसे बन जाएगा, अगर आगे चेन नहीं बन रहा है तो इसका भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे अपन तो ऐसे बनेगा। अब 3 कार्बन एटम में से अपन कहेंगे अगर मान लो एक पाई बॉन्ड इसने बनाया ऐसे, तो अब जो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा वो एक ही प्लेन में थोड़ी हो सकता है भाई, इसका पाई बॉन्ड तो ऐसे होगा। अगर ये वाला px से बन रहा है पाई बॉन्ड, तो इधर जो दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा ना कार्बन एटम, उसको py से बनाना चाहिए, ये py से बनेगा। मतलब दोनों पाई बॉन्ड, अगर यहां पर पाई बॉन्ड px से बन रहा है तो इधर वाला पाई बॉन्ड py से बनेगा। तो इसके जो ग्रुप होंगे ना यहाँ पर वो px में लाई करेंगे, और इसके जो ग्रुप होंगे ना यहाँ पर वो py में लाई करेंगे, मतलब दे विल बी परपेंडिकुलर, क्योंकि ये ग्रुप इससे परपेंडिकुलर होंगे, ये इससे परपेंडिकुलर होगा, वो तो अपन ने यहाँ देख लिया। भाई अगर एक ऑर्बिटल इधर px से ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनाएगा तो उधर थोड़ी पाई बॉन्ड बना सकता है उससे, किसी एक तरफ ही बना पाएगा, तो दूसरा पाई बॉन्ड py से बनेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन कहेंगे अगर मान लो ये दोनों हाइड्रोजन एटम इससे परपेंडिकुलर होंगे, तो मान लेते हैं ये px से बना तो ये py होगा, ये फिर px हो गया, तो ये हाइड्रोजन एटम जो होंगे ना, ये चारों हाइड्रोजन एटम एक ही प्लेन में होंगे। ये दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होंगे, पाई बॉन्ड ये अलग प्लेन में होगा। मतलब अगर कॉन्जुगेशन बताना है तो इन दोनों पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन बता भी सकते हैं अपन। इसको यहाँ शिफ्ट करते हैं, इसको इस पे ले जाते हैं। वी गॉट द पोजीशन ऑफ द पाई बॉन्ड। मतलब अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, मान लो ठीक है, मतलब अपने पास ऐसे स्ट्रक्चर है, अपने पास ऐसे स्ट्रक्चर है, तो अपन कहेंगे देखो इसमें अंडरस्टूड है, मुझे कैसे बनाना है मैं बता देता हूँ।
ये हाइड्रोजन, अगर इन हाइड्रोजन को आप स्क्रीन के प्लेन में रखोगे तो फिर पाई बॉन्ड स्क्रीन से परपेंडिकुलर होगा। दूसरा पाई बॉन्ड फिर इससे परपेंडिकुलर होगा। ये सिग्मा बॉन्ड ले लेते हैं, ये पाई बॉन्ड ले लेते हैं, ऐसे डैश डैश। तो इसका जो, अब मान लो अपन को ये हाइड्रोजन लिखने हैं तो वो इससे परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका मतलब है मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा। फिर तो अपन कहेंगे ये दो हाइड्रोजन एटम और ये दो हाइड्रोजन एटम दे आर इन द डिफरेंट प्लेन्स। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो होंगे, ये दोनों हाइड्रोजन एटम और ये दोनों हाइड्रोजन एटम, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे पास इधर CH3 है और मेरे पास इधर भी CH3 है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों कभी भी एक ही प्लेन में आ ही नहीं सकते। दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ये वाला स्क्रीन के प्लेन में है और ये स्क्रीन से 90 डिग्री। तो लाइट का प्लेन अगर स्क्रीन के प्लेन में होगा तो ये दोनों नहीं दिखेंगे हमको, तो उधर CH3 बाहर H दिखेगा, तो इट डजंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अगर लाइट का प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन है, 90 डिग्री टू द स्क्रीन है, तो फिर ऊपर ये दिखेगा और नीचे ये दिखेगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये मॉलिक्यूल, क्योंकि इसमें कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती और इसमें सुपर इम्पॉसिबिलिटी भी है। सो अगर अपन नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी चेक करें तो विल से दैट कि भाई ये तो नॉन सुपर, मतलब कायरलिटी है। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज मतलब इसमें कायरलिटी होगी। सो मॉलिक्यूल हैज अ कायरलिटी, नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी। इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और इसको कहते हैं अपन कायरल एक्सिस। दिस एंड दिस विल बी कॉल्ड एज कायरल एक्सिस। दोनों डिस्टेंस एक जैसे हैं दोनों, कि ये 90 डिग्री पे होगा इससे, इन दोनों से, तो ऑब्वियसली बात है इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस एक जैसा। So optically active non-superimposable mirror image, it has chirality. So these are chiral compound. तो अब इसमें भी बस वही एक कंडीशन है जिसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। कंडीशन इन विच इट कैन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अपन कहेंगे एक तो कंडीशन ये होगा, भाई देख जो डबल बॉन्ड्स है ना, इनमें जो ग्रुप अटैच्ड है, मान लो ये Cl है, ये F है, इसमें जो ग्रुप अटैच्ड है ना, वो टर्मिनल कार्बन एटम पे सेम ग्रुप आ जाए। अगर सेम ग्रुप आएगा तो फिर मान लेते हैं अपन ये ऐसे बनाया आपने, तो ये तो ऐसे बनेगा। तो अगर लाइट का प्लेन इस प्लेन से पास किया अपन ने तो फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी इसमें, क्योंकि एक ही ग्रुप, भाई ये दोनों ग्रुप और ये दोनों ग्रुप परपेंडिकुलर है। तो अगर जिस प्लेन में ये दोनों प्रेजेंट है, लाइट को अगर उसी प्लेन से पास कर दिया तो ये स्क्रीन के प्लेन से प्रेजेंट है, स्क्रीन के प्लेन में अगर उससे पास किया तो उस तरफ भी आर दिखेगा, इस तरफ भी आर दिखेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जैसे बेंजीन रिंग में था ना कि भाई एक ही रिंग पे दोनों सेम नहीं होने चाहिए, इस पे भी टर्मिनल वाले पे सेम नहीं होने चाहिए। फिर इसमें अपन कहेंगे देखो एक बात तो ये हो गया, दूसरी बात ये है कि मान लो Cl और Br ऐसे बने, F ऐसे बने, और आपने फिर ऐसे बना लिया, फिर डबल बॉन्ड बना लिया और फिर एक और रिंग कार्बन लगा लेते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं। तो फिर इस केस में अगर आप ये डिफरेंट भी रखोगे तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बिकॉज ऑल फोर ग्रुप आर इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, सारे के सारे ग्रुप सेम प्लेन में है ना। क्योंकि अगर अपन कहेंगे आपने ये px से बनाया, ये py से बनाया, ये फिर px से बनाया, तो ऑब्वियसली बात है अगर px से ये लाई कर रहा है तो ये दोनों ग्रुप px से परपेंडिकुलर और ये दोनों ग्रुप भी px से परपेंडिकुलर, तो फिर ये चारों ग्रुप एक ही प्लेन में आ जाएंगे, और एक ही प्लेन में होगा तो मॉलिक्यूल में प्लेनरिटी आ जाएगा। एस पास
इसका मतलब है एलिन्स अगर और इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे एलिन्स फॉर्मेशन में, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स होंगे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है, लेकिन ये ग्रुप्स ध्यान रखना पड़ेगा। तो टर्मिनल कार्बन एटम पे डिफरेंट ग्रुप हो, टर्मिनल कार्बन एटम पे डिफरेंट ग्रुप हो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स के साथ। एलिन्स विद even number of double bonds can show optical activity. तो अगर even number of double bonds होंगे तो बाकी कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए, तो इट कैन शो ऑप्टिकल। ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स शो कर सकता है, दिस कैन शो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। कैसे? ये 1 लिख लो, ये 2 लिख लो, ये 1 लिख लो, ये 2 लिख लो, ये आइसोमर आ रहा है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, सो ये आइसोमर लिख लो। मतलब अगर ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल शो कर दूंगा। वैसे उसमें भी प्रीवियस वाले में बाइफिनाइल्स में अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स है ना तो मैं ज्योमेट्रिकल चेक कर लूंगा एक बार। अगर 4 ग्रुप हैं तो फिर अपन ज्योमेट्रिकल शो कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लेनरिटी तो शो करेगा ही करेगा। नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के, तो बता देना कौन कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। ओके, मैंने वो कैन शो इसलिए लिखा क्योंकि इधर वो सेम नहीं होना चाहिए ना, इवन तो है लेकिन अगर सेम हो गया तो नेक्स्ट पेज है। Which of the following is optically active? Following Elites is optically active. Active. ऐसे है मेरे पास। सोच रहा हूँ कोई तो है सब। एलईडी में जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव होना बड़ा इजी होता है देखना। आईयूपैक नेम लिख देना था मुझे, तो अच्छा होता, क्योंकि ऐसे देखने से तो पता चल ही जाएगा। आईयूपैक नेम लिखना था मुझे, ठीक है, क्योंकि आईयूपैक नेम होगा तो बनाना भी पड़ता था। चलो बताओ।
हो गया। इसमें तो ये इवन नंबर है और सिमेट्रिक है तो क्या हुआ, बट ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो ये तो ऐसा हो जाएगा। जब सेम कार्बन एटम पे अगर सेम ग्रुप अटैच्ड है टर्मिनल कार्बन एटम पे तभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता, नहीं तो नहीं होता। इसमें तो 1 2 3 ऑड नंबर है, वो हो ही नहीं सकता है, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बट नॉट ऑप्टिकल। ये नहीं होगा इसमें, ये तो ज्योमेट्रिकल है इधर नहीं, ये वाले पार्ट से एलीन्स है, ये एलीन है, ये थोड़ी एलीन होगा, ये तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स होगा, सो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, है ना। इसमें आप ये पूछ सकते थे मुझसे कि जैसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा तो दो आइसोमर बनेंगे, सिस और ट्रांस, मतलब इजेड बनेगा। इधर आप ये पूछ सकते हो कितने आइसोमर बनेंगे, तो एक ये साइट है और दूसरा ये साइट है, और अनसिमेट्रिकल है तो 2 to the power of 2 बता दूंगा नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। इसमें दो स्टीरियो सेंटर साइट है ना, एक एलीन से हो गया, एक डबल बॉन्ड से हो गया, तो कर लो कैसे बता सकता हूँ। और ये वाला ये तो सेम ग्रुप प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो। इस वाले में तो आपने यहाँ पर CH3 लिखा ना, दोनों CH3 हो गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, दैट इज। स्पाइरेंस बिल्कुल ऑलिन जैसे ही होते हैं, स्पाइरेंस। अब स्पाइरेन में जनरली 4 मेंबर रिंग्स ही क्वेश्चन आता है बस, तो स्पाइरेन जिसमें बाइसाइक्लो कंपाउंड होता है, तो बाइसाइक्लो कंपाउंड में ना इट विल बी लाइक दिस, आपके पास ऐसे इधर Cl ले लेते हैं, इधर H ले लेते हैं, इधर भी Cl ले लेते हैं, इधर भी H ले लेते हैं। अब अपन से पूछा गया कि भाई बताओ ये स्पाइरेन है ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो अपन कहेंगे देखो भाई ये अगर ऐसे है तो ये दोनों बॉन्ड इन दोनों से परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये sp3 है, मतलब ये दोनों बॉन्ड से ये दोनों बॉन्ड परपेंडिकुलर होने चाहिए, और ये दोनों बॉन्ड इन दोनों से परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब टर्मिनल ग्रुप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे हैव chiral axis, they have chiral axis, optically active, because these two group are perpendicular to these two group. So लाइट के प्लेन में या तो ये दोनों हो सकते हैं या फिर ये दोनों हो सकते हैं, अगर ये दोनों लाइट के प्लेन में तो इधर और इधर डिफरेंट है, मतलब प्लेन सिमेट्री नहीं बन सकती, और अगर ये दोनों लाइट के प्लेन में है तो फिर ये दोनों डिफरेंट है तो इसमें भी नहीं बन सकती जैसे इसमें था। भाई आपने क्या किया, अनसैचुरेशन की जगह रिंग ही तो बनाए, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है तब तो अपन कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव बना लेंगे। रिंग इवन नंबर ऑफ होना चाहिए, बन जाएगा। इधर CH3 लिखता है, इधर H ले लेते हैं, इधर भी CH3 लिखता है, इधर H लेते हैं, the terminal group are in the different plane। भाई आप ऐसे बना लो इसको, तो ये वाला ऐसा हो जाएगा, तो ये वाला ऐसा हो जाएगा। So these two group and these two group are perpendicular to each other, optically active। सेम कंडीशन जैसे इसमें था ना कि अगर ये दोनों सेम हो गए तो ही ऑप्टिकली इनएक्टिव पॉसिबल है, नहीं तो नहीं, या फिर ऑड नंबर ऑफ रिंग्स। आप ऑड नंबर ऑफ रिंग बनाओगे तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, अगर आप ऑड नंबर ऑफ रिंग बनाओगे तो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जैसे ये Cl है, ये H है,
तो फिर इसको अपन ऐसे बनाते हैं। तो फिर अपन इस वाले रिंग को अपन ऐसे नहीं बना पाएंगे। फिर अपन इसको ये ऐसे बनेगा तो ये ऐसे बनेगा। तो फिर इससे जो ग्रुप अटैच्ड होंगे वो और ये टर्मिनल ग्रुप, मतलब ये वाले टर्मिनल ग्रुप और ये वाले टर्मिनल ग्रुप, दे विल बी इन द सेम प्लेस। अब अगर आप इनको डिफरेंट भी लिखोगे ना तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, दे विल बी इन अ डिफरेंट प्लेस, सो ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू cos, but it can show geometric identity. Geometric identity. अपन z लिख सकते हैं 1 2 1 2 z आइसोमर। तो अपन z आइसोमर वैसे लिख सकते हैं, तो अपन लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इट इज z आइसोमर, वो बता सकते हैं। तो इसमें भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो इसमें एक टर्मिनल कार्बन एटम पे सेम ग्रुप में, दैट इज द ओनली कंडीशन इसमें applicable है। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी इन अमाइंस। अमाइंस जो होता है ना, अगर इसमें बड़े ग्रुप अटैच्ड है, जैसे मान लेते हैं 50 मिलता है, तो अमाइंस में क्या होता है कि इधर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होगा ना, तो ये वाला लोन पेयर जो है वो उसका साइज बॉटम की तरफ भी थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब इट इज लाइक दिस। और अच्छे से बना देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन है ना, अमोनिया होता तो वी यूज्ड टू राइट दिस, अमोनिया होता है तो अपन ऐसे, तो इधर जो बॉन्डिंग बनता है ना तो 107 होता है। लेकिन अगर इनका साइज बढ़ेगा तो फिर ये दूर जाएंगे, तो फिर दूर जाएंगे तो ये रिपल्शन होगा, तो फिर ये पास आएगा, ये छोटा बनेगा और ये बड़ा बनेगा, क्योंकि बॉन्डिंग बनेगा तो इधर बॉटम साइड में थोड़ा बड़ा बनेगा, तो दैट बिकम्स लाइक दिस। तो वो ऐसे बन जाएगा, तो ये बॉन्डिंग बढ़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आ सकते हैं स्लिप होकर, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता इसमें इसको यहां आने के लिए, क्योंकि ये ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, तो इसमें ना इन्वर्जन हो जाता है। ये ऐसे बन जाएगा, तो ये इन्वर्ट हो जाएगा, इधर आएगा। तो अगर इसको अपन इधर रखेंगे तो दे आर एग्जैक्टली मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ना, तो इसको तो अपन कहेंगे इन्वर्जन है। और अगर ये डी आइसोमर है तो ये एल आइसोमर होता है, ये एल आइसोमर होता है। सो amines exist in form of racemic mixture due to inversion. So they are optically inactive. इसलिए अमाइंस ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइंस आर ऑप्टिकली, so they are optically inactive. So they are optically inactive. अगर अपन इस इन्वर्जन को रोक सकते हैं तो फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा।
अगर आप इस इन्वर्जन को रोक सकते हो तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और उस इन्वर्जन को रोकने के लिए अपन को यहाँ साइक्लिक रिंग वगैरह बनाना होता है, या बॉन्डिंग डिक्रीज करना होता है बस। अगर बॉन्डिंग डिक्रीज होगा तो इन्वर्जन रुक जाएगा। तो या तो यहाँ साइक्लिक रिंग हो, मतलब इन तीनों बॉन्ड में से किसी दो बॉन्ड से साइक्लिक रिंग हो तो इन्वर्जन रुक जाता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। दूसरे पेज पे चले तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, लोन पेयर है, मैं यहां से लिख देता हूँ। तो ये अलग अलग बॉन्ड्स हो गए ना, एक को आप ऐसे बना लो इसको, और एक बॉन्ड ऐसे हो गया, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग इन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना, ये बॉन्डिंग बहुत छोटा है, 60 के आसपास, इट्स ऑप्टिकली एक्टिव। इवन अगर कोई बड़ा रिंग भी होगा तो भी चलेगा। ऐसे बनाए ना, एक CH3 ले लो आप, एक डबल बॉन्ड ले लो आप, ऐसे थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए, ऐसे कि भाई ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। मतलब अगर रिंग का पार्ट है नाइट्रोजन तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर आप एसिड डालोगे तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। तो भी ऑप्टिकली एक्टिव है। इवन अपन ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अपन कहेंगे सर अगर ऐसे है तो अपन क्या करते हैं, ये कैसे बनाते हैं, और एक ऐसे बना देते हैं, और एक अपन ऐसे बना देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव, H बॉन्ड में, तब भी अपन उसे ऑप्टिकल एक्टिविटी करा दें। इससे ज्यादा नहीं पूछूंगा। ये आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म है। अब अपन को पढ़ना है कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म, साइक्लोहेक्सेन्स और कन्फर्मेशन आइसोमरिज्म। ओपन नेक्स्ट टाइम।